अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में शिकस्त के बाद अब ये सवाल अहम है कि पार्लियामेंट के अंदर गैर मुतवक्किल नताइज के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल और लाएमल क्या होगा। क्या पीडीएम इन हाउस तब्दीलियों के ऑप्शंस पर फोकस करेगी या अब अपोजिशन की तमाम जमातें पूरा जोर इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर लगाएंगे। आज इस हवाले से मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जराए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च की तैयारियों और पीडीएम के मुस्तकबिल पर बातचीत की है। अहम बात यह है कि आज भी मौलाना फजल रहमान ने इस बात पर जोर दिया है कि अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए पीडीएम जमातों को फौरी इस्तीफों का ऐलान करना चाहिए। अब देखना होगा कि पीडीएम पीर को होने वाले सबराई इजलास में इस बारे में किस नतीजे पर पहुंचती है। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करेंगे, इस पर नून लीग का और पीपल्स पार्टी दोनों का मौक़िफ़ लेंगे, मगर पहले आज सामने आने वाली अहम पेशरफ्त पर बात करते हैं। नैब ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर है और उन दोनों केसेस में अदालत ने मरियम नवाज को 1.5 साल से मेरिट पर जमानत दे रखी है। मगर आज नैब ने अपनी दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए, क्योंकि मरियम नवाज जमानत पर रिहाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी करके मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रही हैं। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि मरियम नवाज जमानत के बाद से नैब से ना ही ताउन कर रही हैं और ना ही मतलूब दस्तावेजात और रिकॉर्ड फराम कर रही हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में दस्तियाब फराम करने के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भेजा गया था, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और जब 11 अगस्त को उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया तो उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला कर दिया। नैब मरियम नवाज की जमानत मनसूख करवाना चाहता है, मगर सवाल यह है कि अगर मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बात कर भी रही हैं तो नैब, जिसका काम मुल्क से करप्शन का खात्मा है, इसका सियासी और सिक्योरिटी मामलात से क्या ताल्लुक है। जब हमने ये सवाल नैब तर्जुमान से किया तो उन्होंने कहा कि ये एक सब जुडिस मैटर है और नैब अपना मौक़िफ़ सिर्फ अदालत में ही देगा। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ऑप्शंस पीडीएम के पास इस वक्त मौजूद हैं, इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अहसन इकबाल साहब, कल जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को शिकस्त हुई चेयरमैन इलेक्शन में और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि ना हमारा कोई सेनेटर बिका है, ना कोई सेनेटर हमारा झुका है, लेकिन उस दौरान डेप्यूटी चेयरमैन के लिए गिनती अंदर जारी थी जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे और उनको सिर्फ 44 वोट पड़े हैं, 7 वोट वहां पर शिकस्त हुई है, 7 वोट ज्यादा पड़े हैं हुकूमती कैंडिडेट को। तो आप तो कह रहे थे कोई ना बिका है ना झुका है, लेकिन वहां तो वाज़ेह है कि पीडीएम के लोग टूटे हैं। जी शहजाद, मैंने ये बात जब चेयरमैन के वोट सामने आए तो उसके ऊपर कही थी कि हमें 49 वोट पड़े हैं और हुकूमती इत्तेहाद को 48 वोट पड़े हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके से वैलिड वोट्स को इनवैलिड करके उस फतह को शिकस्त बनाया गया और शिकस्त को फतह बनाया गया। और जब चेयरमैन का इलेक्शन हो गया जिसके अंदर नताइज को मैनिपुलेट किया गया, तो उसके बाद फिर जो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पे उसका असर यकीनन पड़ा होगा और 4-5 लोग जो फ्लोटर थे या उनको किसी तरह पे कोई लालच दिया गया होगा। आप मुझे ये बताइए कि वो हमने जो एक मुफक्कर आलम और मुफ्ती आज़म हज़रत इमरान खान साहब अखलाकियात पे दर्स देते हुए सुने थे, जो कहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और जिसकी जितने वोट हैं उतने वोट पड़ने चाहिए। आपने उनकी नीयत देख ली, जैसे कि पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। किस साइंस के तहत उन्होंने 47 को 53 बनाया और 53 को 47 बनाया, अकलियत को अक्सरियत किया, अक्सरियत को अकलियत किया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब के जहां मफाद पूरा होता है वहां पे अपने असूल ये गटर में फेंक देते हैं और जहां इनके मफाद को जद पड़ती है वहां पे ये असूल का झंडा पकड़ के बड़े मुफक्कर बन जाते हैं। तो ये सारा जो सेनेट में इलेक्शन में हुआ, उस दिन स्पाई कैमरास निकले। आप मुझे बताइए
कि हमने अपने मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम दिया है हाँ। कि हमारा जो सबसे आला तरीन ऐवान है उसके अंदर भी ढंग के साथ इलेक्शन हम नहीं करा सकते। एक एक करके हम हर इदारे को मुतनाज़ बना रहे हैं, हर इदारे की साख खत्म कर रहे हैं। हम एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के धाने पे पहुंच चुके हैं और मैं नहीं समझता कि इसकी मंजिल जो इसके कोई स्कीमर हैं या जिनके पास खाका है वो मुल्क को किस जगह पे लेके जाके खड़ा करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही काबिले मुजम्मत है जिस अंदाज में हुआ, और ये एक तसलसल है। NA-75 से शुरू हुआ, हाँ। कभी ये नहीं हुआ था, बक्से चोरी होते थे, वोट चोरी होते थे, प्रिजाइडिंग अफसर ही चोरी हो गए। सवालात जो इखलाकियात वाले नुक्ता उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सवालात हमने बार बार उनके सामने रखे। ये पूछा है कि आप तो कहते थे कि अगर अददी एतबार से हमारे वोट कम है तो फिर कोई बंदा जीत नहीं सकता, जीतेगा तो इसका मतलब करप्शन हुई है। ये सवाल हमने सारे किए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहला जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था, जब गिलानी साहब वो हारे तो इसके बाद उसका असर डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन पे पड़ा। ये कैसा असर था? कल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे थे कि मोराल डाउन हो गया। अगर मोराल डाउन हुआ है और कुछ असर पड़ा इस वजह से आप लोग दूसरा इलेक्शन हार गए, तो आगे तो आपने शायद नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना हो, आपने सड़कों पे निकलना हो, इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या असर पड़ेगा इसका? इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुछ सेनेटर हजरात की कमजोरी है, और यही वजह है कि हर पार्टी अपने अपने सफ़ों में जायजा लेगी कि कौन से सेनेटर हजरात हैं जो डिप्टी चेयरमैन के वोट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। ये मैं समझता हूं कि हर जमात को जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर उस बुनियादी नुक्ते की तरफ आऊंगा कि जो हम मुसलसल कहते रहे हैं, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे मुल्क की रियासत गैर जानिबदार नहीं है, और जब तक हमारी रियासत और रियासती इदारे आइन के दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक गैर जानिबदार नहीं होंगे, इस मुल्क के अंदर ये झगड़े और ये तबाही का अमल चलता रहेगा जो 70 साल से हमारा मुकद्दर बना हुआ है। कभी कन्वेंशन लीग बनाई जाती है, कभी काफ लीग बनाई जाती है, कभी पैट्रियट ग्रुप बनाया जाता है, कभी 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठा के PTI को ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी 64 अरकान को नजरअंदाज करके या उनके ऊपर कोई जादू चला के उन्हें 50 बना दिया जाता है। ये छू मंतर जो जमहूरियत है हमारे रियासत की साए के अंदर चलती है, अब इसको बंद होना पड़ेगा। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अगर किसी ने समझा है कि वो मुल्क ऐसे चला सकता है तो पिछले 70 साल से देख लें, एक एक करके सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। हम किसका इंतजार कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? और अगर आप कह रहे हैं कि रियासती इदारे जानिबदार हैं और उस वजह से इस किस्म के इलेक्शन होते हैं, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब कैसे जीत गए? और उस वक्त तो आप लोग तमाम लोग कह रहे थे कि रियासती इदारे जो है वो न्यूट्रल हैं, और इसीलिए सवाल उठता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो कहते हैं कि न्यूट्रल है, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि जानिबदारी है इनकी। मैं आपको अर्ज करूं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उन्हें भी कम से कम 15-20 वोटों के मार्जिन से जीतना चाहिए था, इसलिए कि उनके मुकाबले में हुकूमत के वजीर खजाना खड़े थे जिनकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर शदीद बेचैनी है, और हर रुकन जो हुकूमती इत्तेहाद का है वो अवामी दबाव के आगे मजबूर भी था। और फिर खास तौर पे उनके पास एक शिकायतों का अंबार था कि पिछले 3 सालों तक उनकी वजीर खजाना तक कोई रसाई नहीं थी। हद ये कि वो तो पार्लियामेंट भी तशरीफ नहीं लाते थे। तो इस वजह से उनका हारना बहसियत उनकी अपनी उम्मीदवारियत के वो बिल्कुल एक कोई साहब, इसका तो काउंटर आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है ना कि सादिक सिंजरानी साहब के ताल्लुकात सेनेटर्स से बड़े अच्छे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, उनसे बड़े खुश थे कि उनके काम आते हैं, उनके काम करवा देते हैं। तो ये आर्गुमेंट भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात ठीक कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रियासती इदारों की जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ऐड कर दीजिए कि इलेक्शन में जो पैसा चलता है इस अमल को भी रोकना होगा। 2015 में आप चाहते थे हो, तहरीक इंसाफ ने आपका साथ दिया कि ओपन बैलेट करवाएं, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की बेनिफिशियरी रही है, सीक्रेट बैलेट की। तो आपने कहीं ना कहीं क्या रियलाइजेशन है कि ये जो सेनेट इंतखाबात हुए उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, इसमें बहुत आवाजें उठी हैं, लोगों का एतमाद उड़ जाएगा अगर इस तरह के इलेक्शन होते रहे। तो क्या अब दोनों साइड्स, ट्रेजरी और ऑपोजिशन, बैठ के आगे 2024 के इलेक्शन के लिए कोई लाएमल बनाएंगे कि ये सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन बैलेट हो, या अगर सीक्रेट हो तो उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए? देखिए, जो ये सेनेट का इलेक्शन है ना, ये हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बहुत सा छोटा सा कंपोनेंट है। असल मसला इस मुल्क के आम इंतखाबात के ऊपर जो डाका डलता है वो है। और हमने हमेशा PTI से ये कहा कि देखिए, जब हमारी हुकूमत थी हमने भी एक तमाम जमातों की कमेटी बनाई, उसमें एक इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इत्तफाक राय से मंजूर कराया,
और हमारी जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात को जिस भोंडे अंदाज से 2018 में छीना गया, और आपने देखा कि पहले छोटे सूबे शिकायत करते थे, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो अपनी शिकायतें लेकर फिर रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जमात जिसको उसने मैंडेट दिया, किस तरह से उससे मैंडेट छीना गया। 50,000 बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब गैर आईनी तौर पे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। 2.25 साल हो गए शहजाद, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये महरूमी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर आ गई है। पहले बलोचिस्तान से आवाज आती थी, खैबर पख्तूनख्वा से आती थी, सिंध से तमाम चाहे सेनेट इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, इस पर हुकूमत कहती है हम रिफॉर्म्स के लिए तैयार है, हम पहले भी बिल लेकर आए थे। क्या ऑपोजिशन बैठेगी कि कम से कम ये मामला आगे ना हो? देखिए, जो अगला इलेक्शन है वो उसके लिए यकीनन इस्लाहात जरूरी हैं, और अगर कोई संजीदा ऐसी कोशिश होगी जिसमें कि एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन पैकेज पे बात होगी तो उसको जरूर ऑपोजिशन की लीडरशिप कंसिडर करेगी। पर यह नहीं हो सकता कि जो मफाद इमरान खान साहब का हो, जहां पे इस्लाह करने का, वो इस्लाह तो हो जाए, लेकिन जहां सिस्टम को इम्प्रूव करने और ट्रांसपेरेंट करने की बात हो, और जहां पे इमरान खान साहब को अपना नुकसान नजर आए, वो ना करना चाहें, तो वो ना किया जाए। सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए, किसी फर्दे वाहिद या किसी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल साहब, एक अगला मौजू मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि अब पीडीएम का लाएमल क्या होगा? यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में तो पहुंच गए, कामयाब हो गए, तो उससे पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रिवेल कर रहा था पीडीएम में कि हमें इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब गिलानी साहब जिस तरीके से हारे और जो आपके तहफ्फुज़ात हैं, तो क्या पीडीएम इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएगी या सड़कों पर निकल के इस्तीफे दे के इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी पीडीएम की? देखिए, हमारा तो मुस्लिम लीग नून के पास कभी इस बारे में कोई मुगालता नहीं था, हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस इनकम्बेंट हुकूमत के खिलाफ, जिसके पास तमाम एजेंसीज होती हैं, तमाम वसाइल होते हैं, उसकी कोई पाकिस्तान में अभी तक मिसाल नहीं। चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना गैर जानिबदार नहीं है रियासती इदारों का, तो इसलिए हम समझते हैं कि वो नॉन स्टार्टर है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आपने देखा, जब नो कॉन्फिडेंस हुआ 64 मेंबर थे हमारे, वो खड़े हुए, लेकिन जब बैलेट हुआ तो 50 निकले, और फिर वो वीडियो तक गायब करा दी गई। अभी भी जो वहां पे स्पाई कैमरास लगे हैं, हमने दरखास्त दी कौमी असेंबली के अंदर हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए, हमें साफ तरखा दिया गया कि नहीं मिल सकती, वहीले बहाने कर दिए गए। अब उसको टेम्पर किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में वोट की हुर्मत को नहीं कायम रख सकते, तो एक दूर अफ्तादा पशीन का कोई गांव ले लीजिए, या डेरा गाजी खान का, या इकबाल साहब, पहले पीपल्स पार्टी आपको कायल करने में कामयाब हो गई थी कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, इस्तीफों से पहले बाय इलेक्शन में जाना चाहिए, सेनेट इलेक्शन लड़ने चाहिए। तो क्या अब आप पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि सड़कों पर निकलना है? आज फजल रहमान साहब कह रहे थे और सड़कों पर निकलने से पहले हमें इस्तीफा देना है, क्या इस बात पर कायल कर सकेंगे पीपल्स पार्टी को? जी, 16 तारीख को लीडरशिप मीटिंग बुलाई गई है, और इसमें तमाम पार्टीज जो हैं मौजूदा हालात के ऊपर अपनी राय देंगी। लॉन्ग मार्च का तो हमने कॉल दी हुई है, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू होनी है, और उस पर सब पार्टीज मुत्तफिक हैं। और आपको मालूम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, तो उस मौके पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने तो बहुत पुरजोश तरीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। तो इसलिए हमें उस पर तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि सब पार्टीज कमिटेड हैं, लेकिन उसके बाद जो अगर मरहला है वो कैसा होगा, और इस्तीफे जो सब मानते हैं कि हमारे पास एक सबसे पोटेंट हथियार है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पर मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख को लीडरशिप। लेकिन ऐसा इकबाल साहब, आपकी जमात में अब जो क्राउड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज की है, लोग उनके कहने पे निकलते भी हैं। उनकी जमानत मंसूख करने के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है नैब ने, और उनका केस 15 तारीख को मुकर्रर भी कर दिया गया है। अगर उनकी जमानत मंसूख हो जाती है, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर कौन लीड करेगा पीएमएलएन को? जी शहजाद, देखिए, अगर किसी के जहन में कोई आयोटा ऑफ डाउट था कि नैब कोई गैर जानिबदार इदारा है, तो इससे नैब ने इश्तिहार लगा के बता दिया है कि वो एक सियासी इदारा है, और वो इमरान खान साहब की हुकूमत का ज़ैली इदारा है, और वो इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे पर काम करता है। देखिए, जब जमानत दी जाती है, जमानत नामे में कहीं ये नहीं लिखा जाता कि जमानत के दौरान आप सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगे।
अब लॉन्ग मार्च से पहले नैब की तरफ से उनकी जमानत की मनसूखी की दरखास्त एक खुला सबूत है कि नैब इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एजेंडे को ठोकर रहा है। और ये भी इस मुल्क का एक अलमिया है, जो मैंने शुरू में बात की, एक एक करके इस दौर में 3 सालों में तमाम इदारे, चाहे वो इत्तेसाब के इदारे हैं, चाहे वो दिफाई इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का इदारा है, चाहे वो अदलिया का इदारा है, सबको इस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस में और पॉलिटिकल। साहब, हमने ये सवाल किया भी आज नैब के तर्जुमान से कि अगर वो इदारों के खिलाफ बात कर भी रही है तो इसमें नैब का क्या ताल्लुक है? ये तो किसी और इदारे का मामला होगा, नैब का क्या ताल्लुक है? नैब तो एंटी करप्शन इदारा है। तो उन्होंने कहा इसका जवाब हम अदालत में देंगे। लेकिन एक और अहम बात यह, और कल मियां जावेद लतीफ साहब ने टीवी चैनल पर यह बात की, समा टीवी पे, उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, और जो लोग इसमें मुलविस होंगे फिर उनको अवाम कटहरे में खड़ा करेगी, और ऐसा ना हो कि एक और हादसा हो जाए मशरकी पाकिस्तान से। वो उसको तशबीह दे रहे थे। ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब? अगर कोई मामला ऐसा है थ्रेट का तो उसको आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं, राइट फोरम पे ये करें, बजाय कि एक धमकी के जवाब में दोबारा धमकी दी जाए। मेरे भाई शहजाद साहब, उनकी राय होगी। मैंने तो गोली खाई है, मैंने तो इन नालायकों से, और ये जो है उन्होंने हमें जूतियों की भी हितक दे दी है। इधर ही बैठे हैं ना ढीठों की तरह। ये मुल्क हमें प्यारा है, हमने इस मुल्क के लिए अपना खून का कतरा बहाना है और इस मुल्क को डिफेंड करेंगे। इस मुल्क की धरती से और इस मुल्क के आइन से हमें प्यार है। ये किसी और का मुल्क नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कमिटमेंट है कि अपनी अगली नस्लों को एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हुआ, आइन से चलता हुआ मुल्क दे के जाएंगे, जिसमें लोगों के हकूक महफूज होंगे। पंजाब के लोगों के, सिंध के लोगों के, बलूचिस्तान के लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, साथ में मुझे ये बता दीजिए कि ये अगर कोई थ्रेट का मामला है जिसपे कायदे आजम के पाकिस्तान को आइन और जमहूरियत से जोड़ना है, अगर कोई थ्रेट का मामला है जिसपे नवाज शरीफ साहब ने भी 2 रोज पहले एक वीडियो, अगर कोई थ्रेट का मामला है और नवाज शरीफ साहब ने भी 2 रोज पहले एक वीडियो पैगाम दिया था, तो क्या इसको राइट फोरम पे उठाने का इरादा रखती है आपकी जमात? जी बिल्कुल। देखिए, जब पब्लिक के अंदर एक बात ले आई जाए, सबसे बड़ी अदालत पब्लिक की होती है, और वो अब जो मुतलका इदारे हैं उनका फर्ज है कि उस चीज को प्रोब करें। और मैं समझता हूं कि ये नहायत ही काबिल मजम्मत बात है कि एक खातून रहनुमा को इस किस्म की धमकी दी जाए या इस किस्म के उनको लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। और यही अदम बर्दाश्त है, और यही वो नफरत के जज्बात हैं जो पाकिस्तान के अंदर कांटे बिछा रहे हैं, जिनकी फसल हम नहीं चाहते कि कोई काटे। इस मुल्क के अंदर हमें हेट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हेट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। और जिस तरह की बात जावेद लतीफ साहब कर रहे थे कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई धमकी दी गई, उसके जवाब में धमकी नहीं होनी चाहिए, राइट फोरम पे उठाएं, पार्लियामेंट है, अदालत है, वहां पर आप इसको लेके जाएं। और एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद सईद गनी साहब से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जा रही है कि बाकायदा एक पैनल था 7 सेनेटर्स का, जिनको कहा गया था कि आपने स्टैंप करना है, आपने मुहर लगानी है यूसुफ रजा गिलानी के नाम पे, ताकि पता चल सके कि उन 7 सेनेटर्स ने ठीक जगह वोट दिया है, यानी कि पीडीएम कैंडिडेट को ही वोट दिया है। इस पर बात करेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। कल चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दे दी। 48 वोट्स थे, इसमें सादिक संजरानी के 42 थे यूसुफ रजा गिलानी के, और 60 वोट मुस्तरद हुए। तो क्या 7 वोट जानबूझ के मुस्तरद करवाए गए ताकि उनका कैंडिडेट अपना हार जाए, या फिर बाकायदा उन 7 सेनेटर्स को यह कहा गया था कि आपने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मुहर लगानी है, क्योंकि शक था कि शायद वो इनहराफ कर जाए, शायद वो वोट ना दे या अपने मुखालिफ कैंडिडेट को वोट दे दें, इसीलिए उनसे ये कहा गया था कि आप यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर वो स्टैम्प करेंगे, ताकि जब पोलिंग एजेंट देख रहा हो वोट की गिनती तो उसको पता चल जाए कि इन लोगों ने इनहराफ नहीं किया है और अपने ही कैंडिडेट को वोट दिया। इसमें बात करेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। क्या ये एक प्लान था आप लोगों का, और 7 सेनेटर्स का एक पैनल था जिसको आप लोगों ने ये कहा था कि वोट आपने देना है और स्टैंप भी, मुहर भी आपने गिलानी साहब के नाम पे लगानी है, ताकि बाद में ये देखा जा सके पोलिंग एजेंट के जरिए कि क्या उन लोगों ने पीडीएम के कैंडिडेट को वोट किया या नहीं किया? देखिए शिराज, एक तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मोहर नाम पर लगी, क्या वो वोट वैलिड है या नहीं है। हमारा तो बुनियादी एतराज यही है कि ये वोट लेजिटिमेट हैं, वैलिड हैं, इनको गलत तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद वोटों में शामिल किया गया है।
मैं ये बात आज भी कह चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी मैंने कही थी, फारूक नाइक साहब ने भी कल असेंबली में बात की इस हॉल में, कि ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी सेनेट ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा ये कहा था कि पूरे बॉक्स में कहीं पर भी मोहर लगाई जा सकती है, चाहे नाम पर ही क्यों ना हो, वोट वैलिड होता है। इन्होंने जो हिदायतनामा लगाया हुआ था सेनेट हॉल के अंदर, उसमें लिखा था कि बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है, कहीं नहीं लिखा कि आपने नाम के ऊपर नहीं लगानी। अंग्रेजी में जो हिदायतनामा इन्होंने तमाम सेनेटर्स के सामने रखा, उस पर लिखा हुआ था। सादिक संजरानी ने जीतने के बाद डिप्टी चेयरमैन के वोट के लिए जो तरीकाकार बताया, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये वोट वैलिड हैं। अगर ये रिजेक्ट वोट होते तो फिर ये बहस चलती है कि किसने कहाँ लगाया, क्यों लगाया, किस तरह लगाया। हमसे बिल्कुल ये बात हमने सबको कही कि जी बॉक्स में आप कहीं पर भी मोहर लगा सकते हैं, नाम पर भी लगा सकते हैं, ताकि ये वोट आपका जो है वो ज़ाया नहीं हो, वैलिड वोट होगा। तो अब उसके बाद अगर ये जो वोट पर डाका पड़ा है वो सबके सामने है, और मैं समझता हूँ कि इस बात की हमारी जो ये दलील है कि ये वो किसी भी सूरत में जीतना चाहते थे, शिबली सफराज साहब का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद जो कैमरे निकले हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके जो मुल्क का एक सबसे बड़ा मुकद्दस ईवान है, उसके अंदर होने वाले इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो हुकूमत की बददियानती शुरू से थी, पहले सुबह से नजर आई, और इन्होंने एनी कॉस्ट जो उन्होंने कहा था कि हम हर बार इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे, उन्होंने ये गलत तौर पर हमारे वोट रिजेक्ट करवा के अपने कैंडिडेट को कम वोटों के बावजूद जितवा दिया है। हम जीते हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये कम दिनों के लिए संजरानी साहब जो हैं वो इस नशिश में। लेकिन सही साहब, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि 90 लोगों ने, क्योंकि एक वोट तो बिल्कुल ही मुस्तरद हो गया जिसने 2 जगह निशान लगा दिया था, 90 सेनेटर्स ने जो वोट दिया उसमें नाम के आगे उन्होंने मोहर लगाई, यानी कि उनको पता था कि दुरुस्त तरीकेकार क्या है। और सिर्फ 7 लोगों ने, जिनके ऊपर ये इल्जाम है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने उनको कहा था कि आपने नाम पर ही वोट लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि आपने पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया, सिर्फ उन्होंने नाम पर लगाया, बाकी सबको पता था कि नाम पर नहीं लग रहा है। वो 90 कैंडिडेट थे, 90 सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट दिया है और नाम के आगे उन्होंने मोहर लगाई है। 98 लोगों ने वोट डाला है कल, ठीक है, टोटल सेनेटर्स ने, संजरानी साहब के मिला के, गिलानी साहब के मिला के। अब या तो कोई एक बिल्कुल जिस साइज की मोहर थी उस साइज का कोई बॉक्स बना होता तो सब उसी साइज के अंदर लगा देते सारे, फिर तो ये बात होती कि उससे बाहर क्यों निकला। तो भाई जब बॉक्स है, पूरा बड़े साइज का बॉक्स है, उसके अंदर हमने ये कहा कि जी कहीं पे भी मोहर लग सकती है, तो अगर किसी ने कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे लगा दी है तो इसमें कोई कानूनी बात नहीं है। अगर 100 बैलेट पेपर आप देखेंगे तो 100 के 100 बैलेट पेपर्स में मोहर एग्जैक्टली किसी एक लोकेशन पर नहीं होगी, तो फर्क तो होगा मोहर का, किसी आगे पीछे होगा। अब अगर 7 रिजेक्ट हो गए तो वो चूंकि हाईलाइट हो रहे हैं, वो नजर में आ रहे हैं कि लगे हुए, बाकी वोट जाहिर है कि वो नाम के ऊपर नहीं होंगे, कहीं आगे पीछे होंगे, तो वो एक्सेप्ट हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका ये तासुर है कि कोई एक जगह क्यों नहीं है, इनके साथ इधर क्यों है, तो जो 91 वोट सही लगे हैं वो भी किसी एक मकाम पे तो नहीं होंगे ना, आगे नीचे ऊपर नीचे नहीं होंगे। हाँ सही साहब, वो एक मकाम पे नहीं, लेकिन वो नाम के आगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई एक शख्स नहीं है उन 90 लोगों में से जिन्होंने मोहर लगाई हो नाम पर, क्योंकि उनको हिदायत नहीं थी। लेकिन जिन 7 को हिदायत थी, और हिदायत इसलिए थी क्योंकि शक था कि शायद वो पीडीएम कैंडिडेट को ना वोट देंगे, उन्होंने ही सिर्फ नाम पे लगाया, यानी कि उनको तो मजबूर किया गया ना कि आप नाम पे लगाएं। फिर मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसी के अंदर नाम लिखा हुआ है, कहा यह गया कि उस बॉक्स में कहीं पर भी मोहर लग सकती है, वोट आपका वैलिड होगा। अब अगर उस बॉक्स में किसी ने कहीं लगा दिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 91 वोट आप कह रहे हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो इवन संजरानी की वोट भी अगर देखेंगे तो उसमें भी कोई मोहर एग्जैक्टली किसी एक जगह पे नहीं होगी, किसी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ आगे पीछे होगी, जरूर होगी इस बॉक्स के अंदर। अब इन्होंने जवाब बना दिया कि नाम के ऊपर मोहर, मुझे कोई एक मकाम बता दे, कोई एक जगह बता दे जहां उन्होंने ये लिखा हो, ये ऐलान किया हो कि नाम के ऊपर मोहर लगने वाला वोट जब उतर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये हिदायत की गई थी उन लोगों को कि आपने नाम के ऊपर ही मोहर लगानी है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाइबल बैलेट हो जाएगा, यानी कि जो बैलेट की सीक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी कि चंद लोगों को जबरदस्ती ये कहा गया कि आपने मोहर पे ही, आपने मोहर नाम पे लगानी है ताकि हमें पता चल सके आप हमारे कैंडिडेट को वोट करें, यानी कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप अगर उसको बनाना चाहें उसको तो अलग बात है, क्योंकि मैं शायद उन तजिया निगारों से ज्यादा जानता हूं जो बाहर बैठ के सुनी सुनाई बातों पर या अपनी अंदाजे की बुनियाद पर तजिया कर रहे हैं कि जब आपको ये कहा जाए कि जी बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है और नाम उस बॉक्स के अंदर है,
तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई किसी का कसूर नहीं है कि वोट वो कहीं पे भी लगा दे। ये या तो उस बॉक्स के अंदर नाम सेपरेट होता और एक बॉक्स अलग होता सिर्फ मोहर के लिए, फिर तो ये बात जायज थी। लेकिन एक ही बॉक्स है, उसके अंदर नाम है और उसी में मोहर लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से वोट 100% मुतमईन है कि वोट हमारे ठीक है। ये बददियानती पर मबनी एक फैसला था मुजफ्फर शाह का, जो उन्होंने किया है, दबाव में किया है, किस वजह से किया है वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन इनका ये जो इनकी जजमेंट है, जो इनका फैसला है मुजफ्फर शाह का, ये स्टैंड नहीं करेगा। आप देखिएगा जब अदालत में जाएगा तो ये कलदम होगा इंशाल्लाह। सही साहब, ये कोई ओपिनियन मेकर्स या तज्जियाकार बात नहीं कर रहे, पीडीएम के अपने जराए ये बता रहे हैं। और हमने नून लीग के कुछ लोगों से बात की, वो भी कह रहे हैं कि कासिम गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उनका और आपका मशवरा था कि हमें निशानी रखनी है और इन 7 लोगों के लिए इस किस्म की निशानी रखी गई थी कि आपने मोहर लगानी है। नहीं, देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं करूँ, ये मुझे नहीं पता कौन से जराए क्या है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। सही है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमने बार बार पूछा था जो सेक्रेटरी सेनेट है कि क्या नाम पर भी लग जाए तो वो भी वोट वैलिड होगा। आपने कहा शरीर रहमान साहब ने भी पूछा था, लेकिन वो उस पे जब ये आप पूछते हैं तो पूछने की वजह क्या है? क्या आप चाहते थे कि कुछ लोग नाम पर वोट लगाएं, इसलिए बार बार आप कंफर्म कर रहे थे? नहीं, देखिए मैंने ये पूछा था कि अक्सर जो है वो मोहर लगा देते हैं लोग नाम पर। ये हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि इस तरह होती हैं चीजें। तो अगर वो सख्ती से ये मना कर देते कि नाम पर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद होता है, तो हम अपने वोटर्स को सख्ती से पाबंद करते हैं कि आपने नाम पर मोहर नहीं लगानी। हमें ये कहा गया था कि उस बॉक्स में जहां मोहर लगेगी, चाहे वो नाम पर हो, वोट दुरुस्त होगा। सही साहब, आज आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप इस मामले को चैलेंज भी करेंगे, लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज हो सकता है? क्योंकि जो आर्टिकल 69 है वो बड़ा क्लियर है, सेक्शन 242 जो है सेनेट रूल्स एंड प्रोसीजर का, वो बड़ा क्लियर है कि जो भी कार्रवाई सेनेट की होगी उसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए ये इंतखाब था, इलेक्शन था, ये सेनेट की रेगुलर प्रोसीडिंग्स नहीं थी जिस तरह से वो हम समझते हैं कि सेनेट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। और मैं आपको वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि गिलानी साहब के 50 वोट थे, संजरानी के 40 निकल थे, और मुजफ्फर शाह ये फरमा दे कि जी 40 वोट वाला जीत गया मेरी राय में, तो क्या इसको कहीं हम चैलेंज नहीं कर सकते? इसलिए कि वो सेनेट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई है। अगर कोई गैर कानूनी काम है और उसका आपके पास फोरम मौजूद नहीं है, या तो मुझे बताया जाए कि इसका और कौन सा फोरम है जहाँ कर हम ये एजिटेट करें और हम ये कहें कि जी ये इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। अगर कोई फोरम मौजूद नहीं है तो अदालत में जा सकते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस की भी दे सकता हूं कि जब उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की बात आई तो कानून के मुताबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं वो अपना ओपिनियन अपनी रूलिंग के थ्रू जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन को रूलिंग उन्होंने भेजी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई गलत काम नहीं किया और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको अदालत ने डाल दिया। फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हामिद मीर साहब होंगे, उनके पास इस हवाले से क्या तात है उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद वोटों की असल कहानी क्या थी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या वाकई कल सेनेटर्स टूटे हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना वोट मुस्तरद करवाया है, या ये कोई हिकमत अमली थी कासिम गिलानी साहब की और दीगर लोगों की कि उन्होंने कहा था अपने सेनेटर्स को कि आपने मोहर लगानी है यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर, ताकि हमें पता चल सके, हमारे पास एक निशानी हो कि आपने पीडीएम कैंडिडेट को ही वोट किया है? शहजाद इकबाल साहब, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ओवर क्लेवर, उर्दू में उसका तर्जुमा हम कर सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनना। तो ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि जो 7 सेनेटर्स हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगाई है, उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है। उनको इस ग्रुप के जो इंचार्ज थे 2-3 लोग, जिसमें एक नाम आपने खुद मेंशन कर दिया है, उसमें और भी कुछ लोग थे, और इन सब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। इन लोगों ने इन 7 सेनेटर्स को जैसे वोट डालने के लिए कहा, उन्होंने वैसे ही वोट डाला। और इनमें 2 सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने कन्फ्रंट किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने
यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगा दी तो हो सकता है कि हमारा वोट मुस्तरद कर दिया जाए। अच्छा। तो उनसे कहा गया कि हमने सेनेट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात की है, उनसे कंफर्म किया है, और ये जो खाना है आप इसमें कहीं पे भी मोहर लगा सकते हैं। फिर भी उस ग्रुप में जो एक सेनेटर साहब थे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने कहा नहीं, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के सामने मोहर लगाऊंगा, तो उनका वोट मुस्तरद नहीं हुआ। बाकी ये जो जितने भी लोग थे ये सारे के सारे पीपल्स पार्टी के नहीं थे, इनमें 2 मुस्लिम लीग नून के भी थे। तो इन्होंने जैसे इनको कहा गया इन्होंने वैसे वोट डाल दिया। और अब कोई कह रहा है जी इनकी वफादारी मशकूक थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये जो 7 के 7 वोट मुस्तरद हुए हैं इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने इनको ये कहा था। अब मुझे पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे ग्रुप के लोगों को और जो इनके इंचार्ज थे उनको बुला के ये कंफर्म कर लिया सारी बात। और अब ये भी वकीलों से मशवरा किया जा रहा है कि जब अदालत में इस मामले पर दरख्वास्त दायर की जाएगी तो ये तमाम सेनेटर्स हैं इनके बयान हल्फी भी जमा करवाए जाएंगे कि जनाब हमने जैसे सेक्रेटरी सेनेट ने कहा था हमने वैसे नाम के ऊपर मोहर लगाई है और ये हमारा नाम है, और ये जो मोहरें लगाई हैं ये हमने लगाई हैं और फलां साहब के कहने पे लगाई। मीर साहब, लेकिन फिर डिप्टी सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ? वहां तो गफूर हैदरी साहब को और कम वोट पड़े हैं, आफरीदी साहब को 54 वोट पड़े हैं, और वजह ये बताई जा रही थी, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जो वोट मुस्तरद हुए पहले इलेक्शन में उन्हीं वोटर्स ने फिर जाके वोट दिया है आफरीदी साहब को, और उन्होंने गफूर हैदरी साहब को वोट नहीं किया। जी शहजाद साहब, मैं सिर्फ इन 7 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन 7 लोगों की बात कर रहा हूं कि इन लोगों की कोई बदनीति शामिल नहीं थी। जो ऑपोजिशन का जो अलायंस था उसके अरकान की टोटल जो नंबर है वो 51 थी। तो 51 में से इनको अगर ये 7 वोट ऐड कर लें तो 49 वोट मिले हैं। 2 वोट तो गिलानी साहब के भी टूटे हैं ना, तो उनके भी 2 वोट टूटे हैं। और उसके बाद जब इतना बड़ा मामला हो गया, ब्लंडर हो गया, उस पर सारी दुनिया ने टीवी स्क्रीनों पे सारी बहस हुई, तो अब उसके बाद जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें तो आप सोच समझ के मोहर लगा सकते थे ना, तो उसमें तो हैदरी साहब के वोट और कम हो गए। तो ये एक इत्तेफाक है कि जो गिलानी साहब के वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद भी 7 है, जो हैदरी साहब को वोट कम पड़े हैं उनकी तादाद भी 7 है। तो मैं समझता हूँ कि हैदरी साहब को पीडीएम की कुछ जो पार्टियां हैं उनके लोगों ने वोट नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं वो उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं और कुछ वोट उन्होंने तोड़े हैं, और जेयूआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कुछ लोगों के नाम दिए हैं और उनको कहा है कि जी ये लोग हैं जिन पे हमें शक है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिए। इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक रात पहले तक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वक्त डाला हुआ था। बार बार मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनके 5 सेनेटर्स के नाम दिए जा रहे थे कि जी ये जो है ना जरा देख लें, जरा इनसे बात कर लें, हमें पता चला है कि जी ये हमें वोट नहीं डालेंगे। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पीछे लगी हुई है अपने सेनेटर्स के पीछे, कभी एक से बात कर कभी दूसरे से बात कर रहे हैं। अब उसमें जो एक सेनेटर साहब थे, सिर्फ एक सेनेटर साहब जो है वो मशकूक थे, और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को भी यकीन दिला दिया कि जी मैं गिलानी साहब ही को वोट डालूंगा, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी यकीन दिला दिया कि जी मैं आप ही को वोट डालूंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन में मुस्लिम लीग नून का कोई एक भी सेनेटर जो है उसने अपनी पार्टी के फैसले की खिलाफवर्जी नहीं की। जो 2 वोट गिलानी साहब को नहीं पड़े, एक जो मुस्तरद हो गया और एक वोट जो है वो उसका पता नहीं है वो किधर गया है, तो वो वोट जो है वो ना पीपल्स पार्टी का है, वो वोट ना मुस्लिम लीग नून का है, ना वो जेयूआई का है, वो वोट कुछ छोटी पार्टियों के हैं। तो इसलिए ये जो पीपल्स पार्टी है इसने एक तो इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून को बहुत तंग किए रखा, जेयूआई के एक सेनेटर पे इन्होंने शक का इजहार किया, जी जरा इनको देख लें शायद ये हमें वोट नहीं डालेंगे, हालांकि उन्होंने पहले भी इनके उम्मीदवार को वोट डाला था और कल भी इन्होंने उनको वोट डाला और उसका उनके पास सबूत भी मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कल का जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था इसमें पीपल्स पार्टी ने ओवर क्लेवर बनने की कोशिश की है, दूसरी पार्टियों पर शक करते रहे और अल्टीमेटली खुद ही ब्लंडर मार के अपना जो है केस खराब कर लिया। ठीक है, हामिद साहब ये बताइएगा कि अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या पीपल्स पार्टी जो पहले कह रही थी इन हाउस तब्दीली की तरफ हमें जाना चाहिए, पीडीएम में ये बयानिया प्रिवेल करेगा, या जैसे नून लीग कह रही थी कि देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने से कोई फायदा नहीं होगा
और वो कह रहे थे कि सड़कों पे निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इस्तीफे देने चाहिए। कौन सा बयान ये प्रिवेल करेगा, क्या होगा आगे? देखिए, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। मेरी इतला ये है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनका 26 मार्च को लॉन्ग मार्च पे इत्तेफाक हो चुका है और पीपल्स पार्टी भी उस लॉन्ग मार्च में शरीक होगी। और इन्होंने 30 मार्च को शाम 3 बजे यहाँ पे इस्लामाबाद में डी चौक में पहुंचना है और उसके बाद पीपल्स पार्टी धरने में भी शरीक होगी। तो ये जो कल इनको जो शिकस्त हुई है, उसके बाद एक तरफ तो ये अदालतों में भी जाएंगे, वहां से भी रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनका एक ये भी है, कल रात को इनकी एक मीटिंग हुई थी कि अब हमने सादिक सजरानी को चैन से नहीं बैठने देना, इसके खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद भी लेके आएंगे, इसके खिलाफ हम अदालतों में भी जाएंगे। और एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि जी अब कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी इखलाकी तौर पर पोजीशन कमजोर हुई है। कल जो उन्होंने ब्लंडर किया उसके बाद उनकी पोजीशन कमजोर हुई है और 2 वोट टूटे भी हैं उनके, और फिर हैदरी साहब को वोट नहीं दिए गए। तो अब उस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो ये है ना कि सड़कों पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।